हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सत्यम गुप्ता है और इस बार डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की सीरीज में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, बेन टेस्टिंग। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने टेंसाइल टेस्टिंग को कवर किया हुआ था और आज के लेक्चर में हम बेन टेस्टिंग को कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग आवर टेक्निकल टॉपिक बेन टेस्टिंग, हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या प्रिंसिपल पढ़े हुए थे। तो दोस्तों, हमने इससे पहली वाली क्लासों में जो प्रिंसिपल कवर किए थे उसमें पहला सेगमेंट कवर किया था कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसे डेवलप करना है, तो उसमें हमने एवरीडे लर्निंग, रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, लीड विथ ह्यूमिलिटी, बिहेवियर और एंगर मैनेजमेंट को कवर किया हुआ है। उसके बाद हमने एक सेगमेंट और कवर किया है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है और इसमें हमने सीक परफेक्शन, embrace scientific thinking, focus on process, assure quality at source, flow and pull process को कवर किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक और सेगमेंट हमने कवर किया है जो इंटरप्राइज अलाइनमेंट से रिलेटेड है और इसमें हमने क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस को कवर किया है और इन सब का जो आउटकम है वो रिजल्ट के फॉर्म में होता है। ये हमने पहले के क्लासेस में समझा है। तो दोस्तों, इसके बाद का जो सेगमेंट लिया है वो मैंने टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल लिया है। दोस्तों, हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हमारी डेली की रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे काम को करते हैं और कई ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको हम मिस कर देते हैं और ये मिस होने का रीजन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट ही है दोस्तों। तो इस प्रिंसिपल को बताने के पहले लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था वो हमने कवर किया था क्रिएट टू डू लिस्ट, जो टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक एलिमेंट है। और आज का जो एलिमेंट है दोस्तों वो हमने लिखा है सेट अ टाइम लिमिट टू ईच टास्क। इसको हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस दोस्तों हमारी लाइफ में इसलिए है कि मुझे याद है जब मैं इंजीनियर लेवल पे काम करता था तो अक्सर ऐसा पाया जाता था कि मैं बहुत सारा काम करना चाहता था लेकिन मैं अपने काम की प्रायोरिटी नहीं दे पाता था। मैं डिसाइड नहीं कर पाता था कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कैसे करना है, क्या टेक्निक है। उस समय मुझे ये बताने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन लास्ट 14 साल 15 साल के एक्सपीरियंस में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लेक्चर के थ्रू आपको प्रोसेस करूंगा या मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बेसिकली एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें आपको ऐसा प्लानिंग करना होता है कि हर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के बीच में क्या टाइम लगना चाहिए, कब करना चाहिए, इसको डिफाइन करता है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत कुछ सिमिलर है। अगर आप याद करेंगे कि जब हम लोग छोटे में क्लास स्कूल जाते थे, स्कूल में टाइम टेबल होता था, हमारा उठने का टाइम फिक्स होता था, पढ़ने का टाइम फिक्स होता था। रादर आपके स्कूल में जो लेक्चर का टाइम था कि इंग्लिश का लेक्चर इस टाइम होगा, सोशल साइंस का लेक्चर इस टाइम होगा, इंग्लिश का चैप्टर इस टाइम होगा। तो टाइम मैनेजमेंट दोस्तों मुझे कुछ उसी टाइप का लगता है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक है सेट अ टाइम लिमिट टू ईच गोल, उसको अभी हम कवर करते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टाइम को सेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों, इसके 6 तरीके हैं। मैं 6 तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो सकती है, आप टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे है कीप यू कमिटेड। दूसरा है कीप डिस्ट्रैक्टेड एट वे। तीसरा है दोस्त अवॉइड मल्टीटास्किंग। और चौथा है दोस्तों मेंटेन डिसिप्लिन। पांचवा है बिल्ड मोमेंटम। छठवां है मेक ब्रेक्स मीनिंगफुल। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको ये बोलूंगा दोस्तों कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टू डू लिस्ट में बहुत सारे टास्क रहते हैं, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा काम फर्स्ट उठाना है। तो दोस्तों, मैं इस वाले पॉइंट में ऐसा बोलना चाहूंगा कि हमें एक वक्त पे एक टास्क के लिए कमिटेड होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस टाइम पे किस टास्क को करने वाले हैं। तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये टास्क मुझे आज कंप्लीट करने हैं
और आपका ये जो कमिटमेंट है वो आपको एक हायर प्रोडक्टिविटी के लिए बूस्ट करेगा। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है, कीप डिस्ट्रैक्शन एट वे। आजकल की दोस्तों लाइफ में बहुत सारा सोशल मीडिया है, ईमेल्स हैं, फोन कॉल्स हैं, जो हमें काफी सारा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, इस टाइप के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, इन सब में हम लोगों का ध्यान हर 5 से 10 मिनट में जाता है। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं अपनी टीम को कैसे मैनेज करता हूं और मैं कैसे मैनेज होता हूं, मैं अपने आप को साइलेंट आवर में बांधता हूं, फिक्स करता हूं। साइलेंट आवर बेसिकली वो टाइम होता है जिस समय मैं कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं खोलता, मैं कुछ भी इंटरनेट सर्फिंग नहीं करता, मैं उस समय मेल भी नहीं पढ़ता, मैं जो काम डिसाइड करता हूं मैं वो काम करता हूं। तो वो जो साइलेंट आवर की एक्टिविटी है वो आपको इस प्रोसेस से दूर करेगी और आपका प्रोडक्टिविटी सडनली 50 से 60% इंक्रीज करेगा अगर आप ये सेकंड नंबर के पॉइंट को प्रॉपर वे पे करते हैं। तीसरा दोस्तों काम है मल्टीटास्किंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग। हम लोग जिस तरीके की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस टाइप की इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद करना है। उसके बाद एक टास्क के साथ हम दूसरा टास्क भी कर रहे होते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप ये डिसाइड करिए कि आप एक बार में एक काम करेंगे, जब तक कि वो काम कंप्लीट ना हो तब तक आप दूसरा काम नहीं लेंगे। और दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें आपको अपने अंदर एक हैबिट भी डालना होगा, नो कहने का। आपका सीनियर हो, आपका बॉस हो, आपका टॉप मैनेजमेंट हो, आपको ना कहने का आदत डालना होगा। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना। आप जो टास्क उठाइए आप उस टास्क को पूरा कंप्लीट कीजिए, तभी दूसरा टास्क उठाइए। तो आपको बताना होगा उसको कि सर मैं इस समय ये टास्क कर रहा हूं और जैसे ही मेरा ये टास्क कंप्लीट होगा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आप मुझे बता रहे हैं, मैं वो टास्क करूंगा, लेकिन मैं मल्टीटास्किंग नहीं करूंगा। ये आपको डिसाइड करना होगा कि मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक बार पे एक ही काम करना है। इसके बाद दोस्तों मैं चौथे पॉइंट की बात करूंगा जो मेंटेन डिसिप्लिन से रिलेटेड है। कई बार हम लोग डिसिप्लिन में अपने आप को बांध के नहीं रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके यहाँ ऑफिस में कैंटीन होता होगा, आप काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बोरियत हुआ या कुछ भी हुआ, आप थक गए हैं, आप कैंटीन जाते हैं, वहां 4 लोग मिल जाते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरे लोगों से मिल जाते हैं। रादर आपको एक टाइम फिक्स करना था कि आपको 10 मिनट में रिफ्रेश होके वापस आना था, लेकिन वो आपने टाइम मेंटेन नहीं किया है। तो अपने आप को डिसिप्लिन में बांधना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही डिसिप्लिन आपको काम करेगा जब आप टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। तो डिसिप्लिन में आपने डिसिप्लिन का एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि मैं सोशल नेटवर्किंग नहीं करूंगा जब मैं अपना एक टास्क कर रहा हूँगा, मैं मेल नहीं पढ़ूंगा, मैं मेल का जवाब नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं कि आपको जवाब नहीं देना है, आप फिक्स कर लीजिए कि मैं इस टास्क को करने के बाद करूंगा, उस टाइम पे आप कीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में अपने आप को बांधना होगा, मेंटेन करना होगा। और दोस्तों इसके बाद पांचवा पॉइंट है बिल्ड मोमेंटम। बिल्ड मोमेंटम दोस्तों बेसिकली आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से आप अपना 100% दें। हर हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना 100% दे। कई सारे कॉम्प्लेक्स जॉब होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप 100% तभी दे पाएंगे जब आप अपने किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे, आप टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करेंगे और ऊपर दी गई एक्टिविटीज को पूरा करेंगे। जब आप 100% उसको अचीव करेंगे तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा आगे के काम को करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो छठवां पॉइंट है, मेक ब्रेक्स मीनिंगफुल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग काम करते हैं, काम करने के बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें ब्रेक चाहिए होता है। तो एज अ डिसिप्लिन हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है और 15 से 20 मिनट के ब्रेक में हम पूरा रिफ्रेश होकर वापस आएंगे कि हम फुल एनर्जी के साथ हम काम कर पाए। लेकिन इन 15 से 20 मिनट के बीच में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो लोग पॉजिटिविटी वाले लोग हैं उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, आपको उनके साथ बात करना है, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है और कुछ नया सीखना है। तो दोस्तों आज अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल टॉपिक।
जो कि बेंड टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों बेंड टेस्टिंग बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एएसएमई या ईएन टेस्ट ईएन स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है बेंड टेस्टिंग करने के लिए। तो बेंड टेस्टिंग बेसिकली दोस्तों हम इवेल्युएट करने के लिए करते हैं डक्टिलिटी, किसी भी मटेरियल की डक्टिलिटी को इवेल्युएट करना वो बेंड टेस्ट होता है। और दोस्तों ये बेसिकली क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है और आप बेंड टेस्ट करके आप ये पता कर सकते हैं कि मेरा ये कंपोनेंट अगर एक पर्टिकुलर प्रेशर लग रहा है मेरे कंपोनेंट पे तो क्या मेरा कंपोनेंट उस चीज को सस्टेन कर पाएगा, उस प्रोसेस पे वो ब्रेक तो नहीं होगा, उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डक्टिलिटी से। तो मैं आपको बताऊंगा कि डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी होता है दोस्तों एक्सटेंट टू विच द मटेरियल कैन डिफॉर्म विदाउट अंडरगो फ्रैक्चर। हाँ दोस्तों, मटेरियल आपका बिना डिफॉर्म किए हुए, बिना फ्रैक्चर किए हुए कब तक वो डिफॉर्म हो सकता है, उस एक्सटेंट को एक्चुअली डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब मटेरियल मेरा ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन वो डिफॉर्म हो रहा है, उसका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो होता है वो डक्टिलिटी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सच एज रोलिंग, एक्सट्रूशन एक्सेट्रा। आपको दोस्तों पता होगा कि रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है। रोलिंग प्रोसेस में बार को हम रोलर्स के थ्रू पास करते हैं और वो जो बार है वो रोलिंग प्रोसेस के थ्रू एक डिजायर्ड शेप को देता है जो कि इलोंगेटेड होता है। तो अगर उस मटेरियल में डक्टिलिटी नहीं होगी तो वो इलोंगेट करेगा ही नहीं, वो फ्रैक्चर कर देगा। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा पॉइंट है इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर एंड हेंस अवॉइड फेल्योर। जो मटेरियल है वो फेल्योर को अवॉइड करना चाहिए, फ्रैक्चर को अवॉइड करना चाहिए, वो एबिलिटी मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, वो आपका डक्टिलिटी है। इसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला है जो लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया था, जो गेज लेंथ डिपेंडेंट मेजरमेंट है। तो आप देखेंगे लेंथ फाइनल माइनस लेंथ ओरिजिनेट इनिशियल डिवाइड बाय लेंथ ओरिजिनल। इसी तरीके से एरिया के टर्म्स में फॉर्मूला दिया है ए नॉट माइनस ए एफ डिवाइड बाई ए नॉट। तो दोस्तों डक्टिलिटी के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हम बेंड टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम बेंड टेस्ट क्यों करते हैं। तो बेंड टेस्टिंग दोस्तों हम मटेरियल में इसलिए करते हैं कि हम ये देखते हैं कि मटेरियल किस पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि मटेरियल का डक्टिलिटी किस लेवल तक है कि उस लेवल तक मटेरियल फेल्योर को रेजिस्ट कर सकता है, फेल्योर को नहीं होने देगा। उस लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं या एक्सटेंट ऑफ लिमिट ऑफ डक्टिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका फेल्योर स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि these characteristics can be used to determine whether a material will fail under pressure and especially important in any construction process involving ductile material loaded with bending forces। तो जो बेंडिंग फोर्सेस लगता है मटेरियल पे तो उस पर्टिकुलर फोर्स पे हमारा मटेरियल भले ही डिफॉर्म करे लेकिन वो ब्रेक या प्रेशर लगने की वजह से फेल्योर नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाले पॉइंट की, तो अगर हम वेल्ड की बात करते हैं, जब हम वेल्ड करते हैं दोस्तों तो वेल्ड में बेंडिंग टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वेल्ड प्रोसेस में पेरेंट मेटल के साथ वेल्ड मेटल वेल्ड होता है, इसके साथ HHZ एरिया क्रिएट होता है और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं बेंड टेस्टिंग करके कि मटेरियल मेरा प्रॉपर फ्यूज है या नहीं फ्यूज है। इसके बाद मटेरियल का लैक ऑफ फ्यूजन तो नहीं है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन तो नहीं है या कोई अंडरकट तो नहीं है। हम बेंड टेस्टिंग के टाइम पे इसको पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेंडिंग स्टेज। दोस्तों मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना चाहूंगा बेंड टेस्ट से रिलेटेड। तो बेंड टेस्ट आप दोस्तों तीन टाइप के देखेंगे। एक सबसे ऊपर फिगर में आप देख रहे हैं रूट बेंड टेस्ट, इसमें रूट का बेंड हो रहा है, जो वेल्डिंग किया हुआ है वी में जो पहला लेयर है उसको वो टेंशन में आ रहा है, उसमें क्या क्या टेंशन की वजह से क्या क्या कॉजेज होंगे, फ्रैक्चर होगा या नहीं होगा, डक्टाइल है कि नहीं है, ये रूट का बेंड एक्चुअली चेक होता है। दूसरे वाले में दोस्तों आप देखिए जो फेस है, जो वेल्डिंग का टॉप फेस है
वो टेंशन की प्रक्रिया में आता है। और ये जो मेंट्रल आपको दिख रहा है, इसको मेंट्रल बोलते हैं दोस्तों। ये मेंट्रल वैसे थिकनेस के 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इसका ज्यादा होता है, मेंट्रल का लेंथ डाया। और आप देख सकते हैं कि ये जो फेस है वो हमारा टेंशन में आने वाला है। और तीसरा वाला दोस्तों होता है साइड बेंड। साइड बेंड में जो साइड्स होती हैं वो टेंशन में आ रही होती हैं। आप देख रहे हैं कि ये वी का ट्रांसफर्स पोर्शन है, ये वी ऐसे बना हुआ है और ये ट्रांसफर्स पोर्शन है। तो अगर मैं रूट बेंड की बात करता हूं तो रूट टेंशन में आता है। अगर मैं फेस बेंड की बात करता हूं तो जो टॉप फेस है वो बेंड की कंडीशन में आता है। अगर मैं साइड बेंड की बात करता हूं तो जो स्लाइस है बिल्डिंग की वो साइड पोर्शन बेंड कंडीशन पे आता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये जो मैंड्रल है जो आप ये देख रहे हैं जिससे बेंड परफॉर्म हो रहा है या बेंड किया जा रहा है या स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है मटेरियल में, उसका जो डायामीटर है वो मटेरियल की थिकनेस के 3 टाइम्स या 4 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको आइडेंटिफाई भी किया है कि आप देख सकते हैं द थिकनेस ऑफ द कूपन टी नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ टी दैट इज 3t एंड 4t। ये क्या है? ये आपका वो है जो स्ट्रेन अप्लाइड टू द स्पेसिमेन डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द फॉर्मर अराउंड which the test coupon is bent and is related to the thickness of the test coupon। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंड्रल है ऊपर का ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस होता है। दोस्तों बेंड टेस्ट जो हम करते हैं, कुछ केसेस में हम 90 डिग्री तक बेंड करते हैं, कुछ में 120 डिग्री करते हैं और कुछ में 180 डिग्री करते हैं। नॉर्मली वेल्डिंग के केस में 180 डिग्री का बेंड किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्पेक हैं जिसमें ऐसा डिफाइन किया गया है कि अगर बेंड करने के दौरान पे ड्यू टू टेंशन अगर कोई ओपनिंग खुली या कोई डिफेक्ट बनता है या कोई फ्रैक्चर होता है तो मैक्सिमम 3 mm तक का फ्रैक्चर एक्सेप्ट किया गया है। ये हम दोस्तों आगे भी कवर करेंगे, हम एएसएमई सेक्शन 9 का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जिसमें हम इस पॉइंट को बताएंगे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि बेंड टेस्ट एक्चुअली परफॉर्म कैसे होता है। इस वीडियो के थ्रू आप इसको समझ पाएंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से बेंड हो रहा है। सबसे पहले आपको थिकनेस मेजर करना है, उसके बाद ये मैंड्रल देखिए ये फिट कर रहा है, उसके बाद मैंड्रल फिट करने के बाद प्लेट को होल्ड किया जाएगा। प्लेट को होल्ड करने के बाद ये मशीन के थ्रू मशीन की सेटिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए मेजरमेंट किया जा रहा है कि सेंटर पे ही आना चाहिए, जो आपका वेल्ड है वो सेंटर पे आना चाहिए। ये मैंड्रल उसको दबा रहा है। ये दोस्तों 180 डिग्री का बेंड हो रहा है। आप देखिए ये मैंड्रल पूरा उसको दबाएगा और ये देखिए इसमें ब्रेकेज दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये जो हमारा वेल्ड था ये ब्रेक कर गया है, इसका मतलब इसकी डक्टिलिटी कम है। इसमें देखिए इसमें भी ओपनिंग दिख रही है, इसमें भी कुछ ओपनिंग दिख रही है, लास्ट वाले में ओपनिंग नहीं दिख रही है। ये देखिए ये ओपनिंग दिख रही है, इसका लेंथ मेजर करना होता है एक्सेप्टर और रिजेक्ट करने के लिए। ये भी देखिए दोस्तों ये मल्टीपल ओपनिंग्स दिख रही हैं, इसमें ओपनिंग नहीं दिख रही है। तो दिस इज द एक्सेप्टेबल वेल्ड। दोस्तों इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जो बेंड टेस्ट होता है उसका साउंडनेस के साथ या इंटीग्रिटी के साथ क्या रिलेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको बेंड टेस्ट किसी किसी वेल्ड मेटल पे करना है, आपने किसी प्लेट में वेल्ड किया है और उसका आपको बेंड टेस्ट करना है, और अगर आप उसमें सबसे पहला पॉइंट है अगर आप ट्रांसवर्स फेस बेंड स्पेसिमेन टेस्ट कर रहे हैं तो फेस बेंड में क्या क्या डिफेक्ट आपको आइडेंटिफाई होगा। फेस बेंड में दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो फेस है वेल्डिंग का वो टेंशन में आता है। तो आप जब भी फेस टेंशन में आएगा तो आपको अंडरकट आइडेंटिफाई होगा कि मेरे इस कंपोनेंट में या मेरे इस टेस्ट कूपन में अंडरकट है। दूसरा आपको लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन आपको आइडेंटिफाई होगा। ये आप जो भी टॉप पे प्रॉब्लम आती है वो इस 2 टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। आप अंडरकट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेस बेंड टेस्टिंग में। दूसरा दोस्तों अगर मैं रूट बेंड टेस्टिंग की बात करता हूं तो रूट में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। रूट में आपका लैक ऑफ रूट फ्यूजन होता है और लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता है। तो जो भी इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, अगर ओपनिंग खुलेगी रूट बेंड करने में तो आप ये समझ लीजिए कि
रूट में हमने पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं किया है या फ्यूजन प्रॉपर नहीं हुआ है। तीसरा दोस्तों, अगर साइड वेल्ड आप कर रहे हैं तो साइड वेल्ड में पूरा जो थिकनेस होता है वेल्ड का वो टेंशन में आता है, और आप इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन हो, रूट फ्यूजन हो, डबल वी ज्वाइंट फ्यूजन हो, किसी भी टाइप का कंप्लीट वेल्ड में आने वाले फ्यूजन आपके साइड वेल्ड में कवर होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को हम डिस्कस करना चाह रहे थे, तो एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम आपको डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 के हिसाब से, जो एएसएमई सेक्शन 9 क्यूडब्ल्यू 163 में डिफाइंड है। द वेल्ड एंड हीट अफेक्टेड जोन ऑफ द ट्रांसफर्स वेल्ड bent specimen shall be completely within the bent portion of the specimen after testing। इसमें दिखाया गया दोस्तों, द गाइडेड बेंड स्पेसिमेन shall have no open discontinuity in the weld और हीट अफेक्टेड जोन एक्सीडिंग 3 mm। मतलब जो गाइडेड बेंड स्पेसिमेन है उसमें कोई भी ओपनिंग वेल्ड में या एचएजेड में 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन आफ्टर बेंडिंग, या आप देख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन discontinuity occurring on the corner of the specimen during testing shall not be considered unless there is definite evidence that they result from lack of fusion, slag inclusion or other internal discontinuity for the corrosion resistance। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं वेल्ड ओवरले क्लेडिंग की, तो ओवरले क्लेडिंग में दोस्तों सबसे पहला है कि 1/16 इंच मींस 1.5 mm measured in any direction shall be permitted in the cladding and no open discontinuity exceeding। अगर सिर्फ क्लैडिंग मटेरियल की बात करेंगे तो 1.5 mm से बड़ा इंडिकेशन अगर आपको दिखता है, ओपनिंग दिखता है बेंड टेस्ट के बाद, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं वेल्ड इंटरफेस की, वेल्ड इंटरफेस क्लैडिंग मटेरियल वेल्ड मेटल और पेरेंट मेटल का जो इंटरफेस होगा उसमें 3 mm तक का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मतलब 3 mm तक का अगर ओपनिंग है तो वो एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का हमारा सेगमेंट है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को कवर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसको बता पाने के लिए सफल हो पा रहा हूं। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आता है तो आप जरूर इसमें कमेंट करें, और अगर आपको मेरे वीडियो और मेरे प्रिंसिपल को आप पसंद कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।